हेलो फ्रेंड्स, एम वाई के एजुकेशन एकेडमी बलोत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये जो सेशन है वो नेट में पूछे गए सवालों से संबंधित रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी से संबंधित पूछे गए थे उसका हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, जिसमें ये पूछा गया है, निम्नलिखित में किस अवधि में पुरातात्विद स्थायी मानव अधिवासों के साक्ष्य पाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, पूरा पाषाणिक अवधि, कांस्य युगीन अवधि, नव पाषाणिक अवधि, या फिर चिर प्रतिष्ठित अवधि, या फिर क्लासिकल पीरियड। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है नव पाषाणिक अवधि। नव पाषाणिक अवधि से पहले जो लोग थे वो डिपेंड करते थे शिकार पे, और नव पाषाणिक अवधि के बाद इसको न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इस एज में लोगों ने खेती करना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया और एक स्थान विशेष पे ही अपना आवास बना के वहीं रहने लगे, वहीं खेती करने लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके लिए वो है नव पाषाणिक अवधि। ये इससे संबंधित लिखा हुआ है, द न्यूलिथिक पीरियड और न्यू स्टोन एज इज characterized by the belonging of a settled human lifestyle. People learned to cultivate plants and domesticated animals for food rather than rely solely on hunting and gathering. दूसरा सवाल है, वह शब्द जो वर्णित करता है कि जनन दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी, वह कहलाता है। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि जनन दर में कमी हो रही है, उसके बावजूद भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उस अवस्था को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, जनसांख्यिकीय गति, जनसांख्यिकीय संक्रमण, प्राकृतिक वृद्धि की दर, जनन क्षमता में गिरावट की दर। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है डेमोग्राफिक मोमेंटम या फिर जनसांख्यिकीय गति। इस अवस्था में क्या होता है कि जनन दर तो लगातार घटती जाती है और जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो यंग एज की जो पीपल है उनमें जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। इस वजह से जो है वो जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। चलिए देखते हैं आज का इसका सॉल्यूशन ये है कि डेमोग्राफिक मोमेंटम इज द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू कंटिन्यू ग्रो इवन आफ्टर फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन। This is due to age structure of the population, which means there are many young people who are able to reproduce. यानी जो युवावस्था के लोग हैं उसमें प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, इस वजह से जनसंख्या में कमी नहीं हो रही है। आज का तीसरा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया है? यानी किसने भूगोल को मानचित्र बनाने का विज्ञान बोला है? ऑप्शन है थेल्स ऑफ मिलिटस, स्ट्रेबो, अकेटियस, या फिर क्लॉडियस टॉलमी। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है टॉलमी। और टॉलमी की ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें से आप अल्मागेस्ट और कॉस्मोग्राफी, इससे रिलेटेड सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इन दोनों को आप नोट कर लें। अगला सवाल है आपके लिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
की परिकल्पना को निम्नलिखित में से किसने चुनौती दी? Who among the following challenged the theory of origin of species? ऑप्शन है आपके सामने P.E. जेम्स, D. वेरीज, H. रॉबिन्सन, K. पार्क। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है डी वेरीज। इन्होंने ये जो संकल्पना थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इसको चुनौती दी थी। अगला सवाल आपके लिए है विच वन ऑफ द फॉलोइंग refers to a relationship between a cultural group and natural environment? हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक समूह और प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंधों को बताता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक सम्मेलन, सांस्कृतिक विसरण या फिर सांस्कृतिक हाट। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है कल्चरल इकोलॉजी या फिर सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। ये ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन है। कल्चरल कन्वर्जेंस इसका मतलब है इज अ ट्रेंड वेयर टू कल्चर्स दैट इंटरेक्ट अ लॉट स्टार्ट टू अपीयर मोर सिमिलर टू ईच अदर। फिर है कल्चरल डिफ्यूजन इज ए स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेंड अक्रॉस लोकेशन, यानी ज़्यादा लोकेशंस पे फैलना उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और कल्चरल हार्ट अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर, यानी किसी स्थान विशेष जिसको किसी कल्चर का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट मैक्सिमम टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑन द ओशियन वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जल पर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल डालता है? तो समुद्री जल पर जो सबसे ज्यादा ज्वार उत्पन्न करने के लिए बल डालता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है ऑप्शन 2 मून। अगला सवाल है शांत घाटी बचाओ आंदोलन एक प्रादेशिक विकास परियोजना से उष्णकटिबंधीय हरित वनों को विनाश से बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन भारत के इस राज्य में स्थित था? यानी ये जो आंदोलन है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल या फिर गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरल। शांत घाटी बचाओ आंदोलन जो है वो केरल से संबंधित है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंधित नहीं है? ये ऑप्शन है आपके सामने जिसमें से कौन सा चक्रवात की संरचना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आई वॉल, स्पाइरल बैंड्स, एन्युलर बैंड्स, एकमैन स्पाइरल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एकमैन स्पाइरल। साइक्लोन के जो पार्ट्स हैं वो 6 पार्ट्स हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें होता है आई ऑफ साइक्लोन, आई वॉल, स्पाइरल बैंड्स, एनुलर बेल्ट, आउटर कन्वेक्टिव बेल्ट, पेरिहेरल बेल्ट। एकमैन स्पाइरल जो है वो वाटर के जो सरफेस लेवल है उसको एयर के साथ फ्लो करता है, और बाकी जो सभी हैं वो संबंधित है साइक्लोन से। साइक्लोन्स की बॉडी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। अगला सवाल आपके लिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है असम, गोवा, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर यूजीसी ने जो माना है वो है गोवा। गोवा में AMW
जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, किसे सामान्यतया इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका था। ऑप्शन है जुकर, आगासिस, रैमसे या फिर डब्ल्यू पेंग। इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने माना है वो है आगासिस। उनका मानना था कि ऐसा एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।